नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी उज्जैन है। कहते हैं एक सैनिक कभी सेवा मुक्त नहीं होता, वो केवल अपनी वर्दी बदलता है। श्रोताओं, आज 14 जनवरी है, यानी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। आज ही के दिन भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। ये दिन उन जाबाज पूर्व सैनिकों के सम्मान और उनके गौरवशाली इतिहास को याद करने का है, जिन्होंने अपने जीवन का वसंत देश की सीमाओं की रक्षा में समर्पित कर दिया। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही गौरवशाली व्यक्तित्व, सूबेदार कमल सोनी। सर, आकाशवाणी उज्जैन के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो हमें उस दिन के बारे में बताएं जब आपने अपनी वर्दी पहली बार पहनी थी, और फिर वो दिन जब आपने अपनी आखिरी ड्यूटी के बाद उसे उतारा। इन दोनों पलों के बीच के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? जी, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो मैं वेटरन्स डे जो पूर्व सैनिक दिवस है उसकी भी आपको शुभकामनाएं देता हूं, और 15 जनवरी को आर्मी डे है। आपके आकाशवाणी के माध्यम से मैं राष्ट्र के समस्त पूर्व सैनिक और सैनिकों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने आर्मी डे और वेटरन्स डे के बारे में बहुत अच्छा बताया है, लोगों को जानकारी मिलेगी आपके चैनल्स के माध्यम से कि ये क्यों मनाए जाते हैं। चूँकि मेरा बचपन से ही एक ही शौक़ था कि मुझे आर्मी में जाना है। मैं अपने बाल्यकाल से आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तभी से मैं सपना देखना चालू किया था कि मुझे ग्रीन कलर की जो वर्दी, सेना की वर्दी मुझे बहुत आकर्षित करती थी जी। और वर्दी का इतना मुझे शौक़ था कि मैंने भारत स्काउट एवं गाइड में कक्षा 6 में ज्वाइन किया। कक्षा 6, 7 और 8 तक कंटिन्यू मैंने यूनिफॉर्म पहनी, मतलब मैं कक्षा 6 से ही यूनिफॉर्म पहनना मैंने चालू किया था। उस दौरान हमारे छोटे छोटे कैंप्स होते थे भारत स्काउट गाइड्स के। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को जो सवारी निकलती थी उसमें भी हमारी ड्यूटी लगती थी। सवारी में चलने का भी हमको अवसर मिलता था पुलिस की बैंड के पीछे पीछे। तो हम बड़ा शान से जब उज्जैन के पथ पर बाबा महाकाल की सवारी में गुजरते थे तो अपने आप को एक किसी सैनिक से कम नहीं समझते थे। क्योंकि दिल में, जैसा कि कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा कुदरत भी उसको पूर्ण करने में आपका संपूर्ण साथ देना चालू करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में आप पॉजिटिव काम करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी आपके साथ साथ शुरू हो जाती। चूँकि मेरा सपना ये था कि मैं एक यूनिफॉर्म पहनूँ, तो मैंने क्लास 9th में जाते ही सबसे पहले NCC ज्वाइन की। NCC में मैंने कई कैंप किए, ATC, RDC, 9, 10, 11 A सर्टिफिकेट किया, B सर्टिफिकेट किया। जब मैं कॉलेज में आया तो सर्वप्रथम मैंने सीनियर विंग ज्वाइन किया, और सीनियर विंग में मेरा सिलेक्शन NCC के जो ट्रैकिंग कैंप के लिए हुआ कुल्लू मनाली। तो उसमें हमने कुल्लू से लेकर मनाली और मनाली से लेकर रोहतांग पास तक ट्रैकिंग की। रोज़ाना हम 25 किलोमीटर क्लाइंबिंग करते थे। तो मेरा सपना ही ये था कि मैं एक सेना में जाऊं, और सेना में जाने का सपना मेरा ट्रैक की जो NCC और भारत स्काउट गाइड से शुरू हुआ। ग्रेजुएशन करते करते मैंने NCC में C सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया B ग्रेडिंग से, और कई मैंने कैंप किए। उसके अंतर्गत मैंने आर्मी अटैचमेंट किया, रॉक क्लाइंबिंग किया, माउंट ट्रेनिंग किया, RDC परेड अटेंड की, एडवांस लीडरशिप की, पैराशूट जंप मैंने किया। मतलब मैं सेना में जाने के पहले समस्त प्रकार के शस्त्र में चला चुका था, और एक सैन्य प्रशिक्षण में मैं पूरी तरह एक अपना सैनिक बन चुका था। क्योंकि सपना सेना में ही जाने का था, तो ग्रेजुएशन करते ही मैंने सबसे पहले एक डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा निकलता था, उसमें मैंने अप्लाई किया महू रिक्रूटिंग ऑफिस में, और फर्स्ट चांस में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे आर्मी सर्विस कोर ASC बटालियन में जाने का अवसर मिला, और मेरी सारी ट्रेनिंग जो बेंगलोर में हुई 6 महीने की 20 हफ्ता की कठोर, बहुत ही कष्टमय ट्रेनिंग जिसको बोलना चाहिए, वो ट्रेनिंग का हम हिस्सा रहे। और वहाँ जाके जैसा कि हमारे वहाँ उस्ताद थे, हमें बताते थे कि जो सेना की ट्रेनिंग में जितना हम खून बहाएंगे अपने शरीर का, उतना युद्ध के मैदान में हमको खून बहाना नहीं पड़ेगा जी। तो इतनी सख्त ट्रेनिंग में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा था कि कई लोग उस सेना की ट्रेनिंग से भगोड़े हो जाते थे। चूँकि मैं ऑलरेडी NCC था तो मुझे सेना की ट्रेनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जी। और ट्रेनिंग को पूरा करके उस ट्रेनिंग में भी मैं ऑलराउंडर फर्स्ट रहा, और मुझे वहाँ पारितोषिक विजेता का भी जो अवार्ड मिला 20 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान, सर्वप्रथम मेरा ही नाम रहा उसमें। और मेरी पहली पोस्टिंग हेडक्वार्टर पश्चिम कमांड चंडी मंदिर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। चूँकि पंजाब उस समय पूरा उग्रवाद से जल रहा था, पूरे पंजाब में बहुत ही ज़्यादा उग्रवाद था, तो उस दरमियान उग्रवादियों के साथ
मुकाबला करने का जो मौका मिला, सेना को जो कमांड करने का मौका मिला, उन जो सैन्य गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से, मतलब ग्राउंड में, अभी तक हम ट्रेनिंग पे थे लेकिन ग्राउंड में वो फेस करने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सपना यही देखता था। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी, हर भारतीय, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, उनके सबके दिल में एक सैनिक वास करता है। बिल्कुल। मेरी पोस्टिंग शिमला में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई। कश्मीर में मैं 5 साल रहा, और जहाँ मेरी जिन हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हुई, जो सेंसिटिव एरिया में जिसको बोलना चाहिए कि अति संवेदनशील एरिया, जो ऐसे एरिया थे जो हम दुश्मनों से 3 तरफ से घिरे हुए थे। आतंकवादियों से तो घिरे थे ही सही, पाकिस्तानी सेना के भी 3-3 तरफ से हम लोग घिरे हुए थे, लेकिन वो चौकियाँ मुझे वही याद दिलाती थी जो मैं सपने देखता था। तो भगवान सबके सपने पूरे करते हैं, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। आपने अपनी पोस्टिंग के बारे में बताया, कई चुनौतीपूर्ण जगहों पर आपने तैनाती रही आपकी। मोर्चे पर तैनात रहते हुए अपने परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता था, और उस समय चिट्ठियों या रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व था? एक सैनिक का सबसे सच्चा साथी तो रेडियो ही होता है, और हम 24 आवर्स, जब सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था, रेडियो हमारे साथ ही होता था, और हमको वहाँ फॉरवर्ड पोस्टों में रेडियो इशू किए जाते थे। रेडियो में जो आप सैनिकों के लिए का कार्यक्रम चलता है, जयमाला, जयमाला का तो हम सुनते ही थे कि उसमें हमारी जो सैन्य नायकों को बुलाया जाता था, जैसे कि हम आज बातचीत कर रहे हैं उसमें, और बड़े आर्टिस्टों द्वारा उनके बारे में बातचीत की जाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन सारे दिन जो हम उसमें गाने सुनते थे या खबरें मिलती थी, क्योंकि उस समय दूरदर्शन और ये तो होता नहीं था, और हम ऐसी जगह पोस्टेड होते थे कि वहाँ ये सुविधा होती नहीं थी, टेलीफोन होते नहीं थे। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम होता था हमारे मनोरंजन का, कि जिससे हमको घर की याद तो आती थी, लेकिन घर का पता भी चलता रहता था, क्योंकि समाचार वगैरह से सारा कहाँ क्या हो रहा है ये। और हमको भी लगता कि चूँकि मेरे परिवार में मेरी पत्नी भी रेडियो की बहुत शौकीन है शुरू से, गाने सुनने के और रेडियो के समाचार सुनने के। वो अपना सुबह से रेडियो लगा के काम चालू करती, तो रात तक उसको पता ही नहीं चलता कि कब काम पूरे समाप्त हो गए। तो मुझे भी लगता था कि ये गाना मैं सुन रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी वो गाना वहाँ सुन रही होगी, तो हम रेडियो के माध्यम से ऐसा फील करते थे कि हम आमने सामने ही बैठे हुए। क्या बात है। ये रेडियो का महत्व एक सैनिक के जीवन में। जी, जब आप पहली बार वर्दी पहनकर अपने घर लौटे थे, जी, वो एहसास कैसा था? आपके घर वालों की प्रतिक्रिया कैसी थी, उसके बारे में बताइए। मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा दुर्भाग्यशाली बालक रहा हूँ कि जब मैं 1 साल का था तभी मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी। हम 5 भाई बहन थे। पिताजी ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, और पिताजी की बदौलत ही मैंने एक सैन्य जीवन पूरी तरह सफलतापूर्वक जो जिया है। नहीं तो जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे बड़े भाई साहब, मेरी भाभी, मेरी बहनें और मोहल्ले में मुझे बहुत लाइक करते थे, अड़ोसी पड़ोसी लोग, क्योंकि मैं जब एनसीसी में था तो घर से मैं ड्रेस पहन के जाता था और मेडल्स वगैरह लगा के जाता था। दशहरा मैदान पे जो 26 जनवरी की परेड होती, तो उसमें बेस्ट ड्रिल कमांड करने का मुझे कई बार शील्ड मिली, तो मैं बड़े शान से वो लेके आता था। तो मोहल्ले के सारे लोगों को मैं दिखाता था जाके, और सब मुझे बड़ा प्यार करते थे कि देखो ये बच्चा, बिना माँ का बच्चा, लेकिन कितना टर्न आउट, इसका बढ़िया यूनिफॉर्म पहनता है, और हर बार कुछ ना कुछ ये इसका पेपरों में नाम आता करता है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबको बड़ा लगा, रहे सेना में क्यों जा रहे हो आप, वो दूसरी नौकरी कर सकते हो, आप तो अभी ग्रेजुएट हो, ये है वो है, दुनिया भर की बहुत कष्ट होता है वहाँ पे, दुश्मनों से सामना होता है, जान भी जा सकती है, अंग भंग भी हो सकते हैं। तो जब मुझे सिलेक्शन हुआ और मैं महू गया, और महू से जब मुझे वारंट मिला जाने के लिए कि आपको ट्रेन पकड़ के बेंगलोर जाना है, उस समय डायरेक्ट बेंगलोर की ट्रेनें नहीं होती थी, ना कोई हम रिजर्वेशन होते थे। रात को भोपाल के लिए 12 बजे गाड़ी पकड़ना होती थी, तो शाम को 6 बजे से ही हमारे जो रिश्तेदार या जो पड़ोसी लोग आके पापा से, जो पिताजी से बोलने लगे इसको मत भेजो ये। तो मेरे पिताजी इतने सख्त थे, उन्होंने बोला बेटा तेरे को आर्मी में जाना तेरा लक्ष्य है और तूने इसको हासिल किया है, अब तू एक काम कर, अभी 8 बज रहे हैं रात के, तू अभी जा और स्टेशन पे जाके बैठ जा, यहाँ ये तेरा दिमाग ख़राब कर देंगे, हो सकता तो डगमगा जाए और नहीं भी जाए इनके कहने में आके। तो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था कि मुझे जब मेरी ट्रेन रात को 12 बजे, उन्होंने 8 बजे ही मुझे बोला आप ट्रेन स्टेशन पे जाके बैठो। बात करें हम उज्जैन के युवाओं की, या जो दूसरे युवा अग्निवीर से या अन्य माध्यमों से सेना में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सभी जो युवा अग्निवीर में जाना चाहते हैं, जैसे सेना में अफसर बनना चाहते हैं, एनडीए में, सीडीएसी में, वो मेरे संपर्क में आते भी हैं, कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेना में भर्ती होइए और देश का गौरव पाइए।
सैन्य सेवा एक ऐसी सेवा है कि आप जीते भी हैं शान से, और अगर आप देश में अपना बलिदान भी देते हैं तो मरते भी आप शान से हैं। दूसरा, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी द्वारा जो अग्निवीर की जो योजना शुरू की गई है, बहुत दूरदृष्टा और दूरदृष्टि से उन्होंने इस योजना को बनाया है, क्योंकि इसमें इतनी कम उम्र में 17.5 साल से बच्चा अगर उसमें अग्निवीर में भर्ती होता है, 4 साल का उसका कार्यकाल होता है, 4 साल में वो सेवानिवृत्त होकर आता है, उसको एक तरह का डिप्लोमा मिलता है सैन्य सेवा में, वो ऑलराउंडर होकर आता है, सभी तरह के वो वेपन्स चलाने में परफेक्ट होता, टेक्निकल जिस ट्रेड में वो नौकरी करके आता उसमें परफेक्ट होता, तो उसका जीवन तो वैसे ही एक तरह से मतलब बोलना चाहिए इंश्योर्ड हो गया जी। 17 साल में गया और 22, 23, 24 साल तक रिटायर्ड होके आ जाता है। उसको बड़ी राशि करीब 30-40 लाख रुपए के करीब उसको मिलती है, और अगर उसकी नौकरी कंटिन्यू हो जाती, जैसा कि वो उसमें बताया गया है कि 25% को कंटिन्यू किया जाएगा, 75% जो उसमें से रिटायर्ड हो जाते हैं, तो 25 के लिए तो वैसे ही उनका ब्राइट फ्यूचर है। बच्चे 75 है तो उनके लिए यहाँ सैकड़ों चांसेस है, तो ये बहुत अच्छी योजना है। और हर घर से, जैसा कि बोला जाता है कि देश सेवा के लिए हर घर से एक नवयुवक को भारतीय सेना में होना चाहिए, ताकि उसको अनुशासन पता चले कि अनुशासन क्या चीज़ है और राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, वो इस चीज़ को समझे। मैं इस योजना का स्वागत करता हूँ और प्रत्येक नवयुवक से बोलता हूँ और प्रत्येक माता पिता को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वे अग्निवीर जैसी योजना में जरूर जाएं और देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। वाकई में ये बहुत अच्छा सुझाव है। कमल सोनी जी, आपने कई मोर्चों पर देश की सेवा की है। आपके कार्यकाल के दौरान की कोई ऐसी घटना या ऑपरेशन जिसे याद करके आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हों, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें please। जरूर। 1987 में श्रीलंका में हमारी शांति सेनाएं गई थी, आपको पता होगा जी। और शांति सेना वहाँ चूँकि शांति स्थापित करने के लिए गई थी, हमारी ट्रेनिंग ख़त्म ही हुई थी और हमको बाय एयर त्रिंकोमाली में हमको ड्रॉप करवाया गया था। तो हमें नए नए रिक्रूट से हम सिपाही बने थे, और हमको जैसा कि सेना में जब एक सिपाही बनता तो उसको कसम खिलाई जाती, जिसको कसम परेड बोला जाता है जी। अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के। चूँकि मैं हिंदू, तो मैंने गीता पे हाथ रख के कसम कही थी कि मुझे अग्नि से, पानी से, वायु से, जहाँ भी राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या विश्व की सुरक्षा के लिए भेजा जाएगा, मैं जाऊँगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी करूँगा। तो वो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होते ही वो परीक्षा की घड़ी आ गई और हमको श्रीलंका के त्रिंकोमाली में हमको ड्रॉप किया गया। तो उसके पहले जैसा कि वहाँ जो लिट्ठे और तमिल के बीच में युद्ध हो रहा था जी। और जब हम गए थे तब भारतीय सेना ने काफ़ी कंट्रोल कर चुके थे उनके लिट्ठे की जो उग्रवादी गतिविधियाँ थी, लेकिन भारतीय सेना पूरे श्रीलंका में उनका कवर हो चुका था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि सिंहली, तमिल जी, ये दोनों भारतीय सेना के अगेंस्ट काम कर रहे थे वहाँ। मतलब कौन कब आप पे गोली चला देगा कोई इसकी गारंटी नहीं थी। और जब हम गए थे उसके पहले एक घटना हुई थी कि जो हमारे कमांडोज थे, जो हमारे पैरा ट्रूपर थे, वो पैरा ट्रूपर को जब पैराशूट से जंप कराया गया था तो वो धरती पे उतर नहीं पाए थे और उनको शूट कर दिया गया था। वो एक घटना, बहुत बड़ी घटना हमारी जो भारतीय सेना में जो हमारी जो कैजुअल्टीज़ हुई थी। और उसी के तुरंत बाद हमको जाने का अवसर मिला। तो वहाँ जब हम लोग जंगलों में और आगे बढ़ने का हमको अवसर मिलता था अपनी चौकियों से एक स्थान से दूसरे स्थान, तो मेरा जो पहला मैं आपको अनुभव बताता हूँ कि एक जंगल का एरिया था और वो झाड़ियों के पीछे से कोई व्यक्ति निशाना लेके गोली चला रहा है। उसकी 2 गोलियां आगे निकली और तीसरा मुझे लगा कि ये अब मेरा नंबर है इसके अंदर। क्योंकि मेरे पास में कार्बाइन थी तो मैंने पहली गोली अपने जीवन में किसी व्यक्ति पे चली थी और मैं अपने आप में मैं भी काँप गया था कि जब मैंने उसको ढेर होते हुए देखा था। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। अगर मेरी ट्रिगर नहीं दबता तो उसका ट्रिगर दबना था और उसकी जगह मैं धरती पे पड़ा होता। तो ये पहला था। तो सेना का जो हमारा उद्देश्य होता कि एक गोली एक दुश्मन और तीव्र चौकस, ये दोनों चीज़ें बहुत काम आती है। आपकी एक गोली कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए और आपको जो युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में हमेशा तीव्र चौकस रहने की बहुत ज़रूरत है। वाकई कमल सोनी जी, आपसे बात करके हमें महसूस होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की कोई समय सीमा नहीं होती। आपकी बातों ने साफ कर दिया कि वर्दी उतरने के बाद भी एक सैनिक का दिल हमेशा देश के लिए ही धड़कता है। सर, अपना कीमती समय निकालने और अपनी प्रेरणादायक यात्रा को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। जय हिंद सर।